हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। सेट नंबर 3 यूपीटी प्लस सी पैट 2022 के लिए सेट नंबर 3 कर रहे हैं। ये घटना चक्र टॉ सीरीज का है। इन्होंने 10 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, उन्हीं को यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, बिंदुसार किसका पुत्र था? बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे और अशोक बिंदुसार के बेटे थे। ठीक है, तो यहाँ पे बिंदुसार किसका पुत्र था? तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। चलिए दूसरा प्रश्न है, त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं? त्रिपिटक बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक हैं। हम लोग सभी जानते हैं बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी जो शिक्षाएं थी, उनकी जो सीख थी, उनको कंपाइल किया गया था, 3 भागों में उनको बांटा गया था। ये 3 भाग कौन कौन से थे? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न है, पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? पाल वंश ने वेस्ट बंगाल और बिहार में शासन किया। प्रथम शासक जो थे पाल साम्राज्य के, वो गोपाल थे। चलिए चौथा क्वेश्चन है, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? ये क्वेश्चन लगभग हर प्रैक्टिस सेट में आपको मिल रहा है। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश स्लेव डायनेस्टी, दूसरा खिलजी, तीसरा तुगलक, चौथा सैयद और लास्ट में लोदी। 1206 से एंट्री होती है कुतुबुद्दीन ऐबक की और ये 1526 तक चलता है। ठीक है, तो गुलाम राजवंश यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा शासनकाल तुगलक का, सबसे छोटा खिलजी का। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? शिवाजी महाराज के शासनकाल में जो मंत्रिपरिषद थी, यहाँ पे 8 मंत्री थे। इन 8 मंत्रियों के ग्रुप को अष्टप्रधान बोला जाता था। डी ऑप्शन सही है। छठवां प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? प्रार्थना समाज की स्थापना कई बार पूछता है, 1867 ईस्वी आप लोग याद रखें। संस्थापक कौन थे? आत्मारंग पांडुरंग। चलिए सातवां प्रश्न है, काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष हुआ? काकोरी एक जगह का नाम था, लखनऊ के पास है। इस काकोरी एक्शन डे में क्या हुआ था? सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर को लूट लिया गया था। सरकारी खजाना जो था वो यहाँ से लूट लिया गया था। इस एक्शन डे में जो नाम आता है क्रांतिकारियों का, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी, इन लोगों को तो फांसी हो गई थी। चंद्रशेखर आजाद साहब यहाँ से फरार हो गए थे, बच गए थे। ये घटना होती है 9 अगस्त 1925 को। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। काकोरी षड्यंत्र को अब काकोरी एक्शन डे बोला जाने लगा। ठीक है, योगी जी ने फरमान निकाला था ना, तो याद रखना, हो सकता नाम ही पूछ ले। आठवां प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939। 1939 में ये INC की चेयरमैनशिप भी कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे। नाम बताएंगे कहाँ की? वो सेशन था कांग्रेस का त्रिपुरी में। त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर MP। इस सेशन से इन्होंने रिजाइन कर दिया था और 1939 में फिर इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नवा प्रश्न है, भाई कौन सा अधिनियम था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित हो गई थी पावर? ये सत्ता स्थानांतरित किससे हुई थी? 1858 से। तो हम लोग पढ़ते रहते हैं इसको। इस एक्ट के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को वाइसरॉय बोला जाने लगा था। ठीक है, पहले वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। यहीं पे एक पद सृजन भी हुआ था। कौन सा पद क्रिएट हुआ था? स्टेट सेक्रेटरी, जिसे हम लोग राज्य सचिव के नाम से जानते हैं, स्टेट सेक्रेटरी। पावर ट्रांसफ़र हो गया था सीधे क्राउन के हाथ में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, चलिए 10वां प्रश्न है, स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न में से किसकी प्रमुख भूमिका थी? स्वराज पार्टी किस किसने बनाई थी? मोतीलाल नेहरू और CR दास ने। गठन ईयर पूछता है, 1923 याद रखें। इस पार्टी के जो चेयरमैन थे वो CR दास थे और मोतीलाल नेहरू ये सेक्रेटरी थे, महासचिव थे, जनरल सेक्रेटरी थे। 11वां क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे पाई जाती है? साइलेंट वैली में। सी ऑप्शन राइट है। बायोडाइवर्स समझ रहे हैं ना? बायोडाइवर्स यानी जहाँ पे फ्लोरा और फोना की जो स्पीसीज हैं वो ज़्यादा मात्रा में रहें। फ्लोरा फोना यानी जंतु जगत और वनस्पति जगत। 12वां क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं कहाँ पे? पंचप्रयाग आप लोगों ने पढ़ा होगा। पंचप्रयाग में एक चीज़ आप लोग कॉमन जानते होंगे, 2 नदियों से, जिसमें से एक नदी अलकनंदा हर एक प्रयाग में कॉमन है। भागीरथी और अलकनंदा के संगम को देव प्रयाग बोला जाता है, जहाँ पे ये दोनों नदियाँ मर्ज करती हैं, एक साथ मिलती हैं। संगम बोल लीजिए एक तरह से। चलिए 13वां क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा चमकीला है? वीनस के बारे में बोला जाता है शुक्र सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है, मोस्ट ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। इसको भोर का तारा और सांझ का तारा भी बोलते हैं।
ब्राइट इतना ज़्यादा है कि इसको स्टार की भी उपाधि दी जा रही है ना। चलिए 14वां क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? लेक सुपीरियर। अगर एरिया वाइज पूछा जाए तो सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। लेक सुपीरियर है कहाँ पे? यूएसए में। आपने 5 फिंगर लेक्स पढ़ी होंगी, जिसमें से लेक सुपीरियर है, लेक मिशिगन है, लेक एरी है, लेक ओंटारियो है और लेक ह्यूरॉन है। ये सीक्वेंस में नहीं है, सीक्वेंस में कभी कभी पूछता है तो सीक्वेंस में भी याद रखें। अगर हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ें तो सबसे पहले आपको सुपीरियर मिलेगी, उसके बाद आपको मिशिगन मिलेगी, फिर ह्यूरॉन मिलेगी, फिर एरी मिलेगी, फिर ओंटारियो, सबसे लास्ट में ओंटारियो है। लेक ओंटारियो से एक रिवर निकलती है जो अटलांटिक ओशियन में गिरती है। इस रिवर का नाम बताएंगे? सेंट लॉरेंस रिवर। इसका इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। ठीक है, चलिए 15वां क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। दोदापेटा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ये नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी। चलिए, तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने प्रस्तावित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजकृष्ण करेक्ट आंसर है। 17वां प्रश्न है, भारत के कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? सबसे ज़्यादा बेरोजगारी पाई जाती है एग्रीकल्चर क्षेत्र में, और जो है प्रछन्न बेरोजगारी। प्रछन्न बेरोजगारी का मतलब होता है कि अगर 4 लोगों की ज़रूरत है तो आप वहाँ पे 8 लोग लगा रहे हैं, तो जब 4 लोगों से काम हो जा रहा है तो 8 लोगों का काम करने का क्या मतलब है? तो बाकी ये जो 4 लोग बचे हैं वो एक तरह से प्रछन्न बेरोजगार हैं। परिवार में है मान लीजिए 14 लोग, इन परिवार के पास ज़मीन है टोटल 2 एकड़, तो 2 एकड़ पे ही काम करेंगे ना यार 14 लोग। कल कोई 18 हो जाएंगे तब भी इसी 2 एकड़ पे काम करेंगे। अगर ज़मीन खरीद ली तो अलग बात है। चलिए 18वां प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में पूछा है तो MS स्वामीनाथन हो जाएगा, वर्ल्ड लेवल पर पूछा जाएगा तो नॉर्मन बोरलॉग साहब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए श्वेत क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? ये मिल्क से हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में राजकोषीय घाटे का अनुमान क्या है? ये फाइनेंशियल ईयर समझते हैं ना, 2022-2023 लिखा है, इसका मतलब है 2022 का 1 अप्रैल 2022 से लेके 2023 के 31 मार्च 2023 तक। वित्तीय वर्ष जो होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिजिकल डेफिसिट का अनुमान बताया गया है वो 6.4 बताया गया है GDP का। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 है, संविधान के 73 संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में से वर्णित हैं। 73, 74 इन सब के बारे में आप लोग जानते हैं। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, इससे 12वीं जोड़ी गई। अगर पार्ट की बात करें तो इससे पार्ट 9 जोड़ा गया और 74 से पार्ट 9A जोड़ा गया। पार्ट 9 पंचायत से संबंधित है और पार्ट 9A किससे संबंधित है? ये नगर की सरकारों से, म्यूनिसिपैलिटीज से। 73 कब हुआ था? 1992 में। 74 कब हुआ था? ये भी 1992 में। दोनों लागू कब हुए? 1993 से। 11वीं अनुसूची यानी पंचायत, इसमें सब्जेक्ट कितने हैं टोटल? 29। 12वीं अनुसूची यानी नगर की सरकार है, नगर की सरकारों को कितने सब्जेक्ट दिए हैं काम करने के लिए? 18। पंचायतों के पास ज़्यादा सब्जेक्ट हैं काम करने के लिए और नगर सरकारों के पास कम सब्जेक्ट हैं 18, ये भी याद रखें। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा क्या गया था? सूची पूछी गई थी, शेड्यूल पूछा गया था, तो 11वां हो जाएगा। ठीक है, 10वीं सूची में एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल बदल कानून, और 13वीं अनुसूची तो ये है ही नहीं, ये तो गलत है। टोटल 12 सूची ही हैं। चलिए 22वां क्वेश्चन है, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? सरकार के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आर्टिकल 75(3) में क्या लिखा है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा है लोकसभा के प्रति। सरकार की जिम्मेदारी, सरकार का उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति है। ठीक है, राज्यसभा के प्रति नहीं। यहाँ पर जो सरकार मैं बोल रहा हूँ, सरकार का मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी मंत्रिपरिषद की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं। तो ये 75(3) याद रखा करें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 23 है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? राष्ट्रपति यानी आर्टिकल 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 में है। और समस्त कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी, ये आर्टिकल 53 बोलता है। और इसी के साथ आर्टिकल 72 और 161 भी याद रखा करें।
आर्टिकल 72 में पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट की, क्षमादान की शक्ति है, और 161 में राज्यपाल की शक्ति है क्षमादान की। ठीक है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी पूछा है 35 वर्ष की पूरी आयु कर चुका हो, ये तो ज़रूरी है, पढ़ा लिखा हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए एलिजिबल हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये शब्द याद रखना है। लोकसभा लिखा है, ठीक है, यहाँ पे कभी कभी राज्यसभा लिख के ये क्वेश्चन घुमाता है, कंफ्यूज करता है। और भारत का नागरिक हो, ये तो मस्ट है, तो यहाँ पे नहीं पूछा था, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, चलिए 24 है। पार्ट 1 किससे संबंधित है? यूनियन और उसके राज्य क्षेत्र। पार्ट 2 सिटीजनशिप हो जाएगा। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट हो जाएगा। पार्ट 4 ये डीपीएसपी हो जाएगा। और पार्ट 5 यूनियन से है। यूनियन में आर्टिकल 52 से 151 तक है। मूल कर्तव्य जो लिखा है वो पार्ट 4 ए में है। ठीक है, 4 का में है, ना कि 5 में। गलत पूछा था, यही हो जाएगा आंसर। चलिए 25 है। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25 ईयर। सांसद बन जाएंगे आप अगर 25 साल के हैं, आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। राज्यसभा में अगर एमपी बनना है, राज्यसभा का सांसद बनना है, तो आपको 30 चाहिए। चलिए 26 है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ किस रूप में जाना जाता है? जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। कोई भी वस्तु मोशन में रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगा जाए। ठीक है, यही फर्स्ट लॉ है न्यूटन का। चलिए 27 है। पर सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी यानी कितने कंपन हो रहे हैं पर सेकंड, ये फ्रीक्वेंसी होती है। 28 है। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किस में सोडियम के समान गुण होते हैं? ये तो बहुत कठिन क्वेश्चन है। अब ये कौन पढ़ता है न्यूलैंड्स के अष्टक नियम? अब यहाँ पर रट लीजिए और कुछ नहीं हो सकता। सोडियम के और लिथियम के गुण समान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वैसे ये नियम बोलता है कि अगर एलिमेंट्स को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया जाए तो पहले और 8वें नंबर पे जो बैठा है, 8वें नंबर पे ये बैठा है, तो पहले के और 8वें के गुणधर्म समान होंगे। ये न्यूलैंड्स का अष्टक नियम बोलता है। अष्टक लिखा है ना, यानी 8वीं पोजीशन पे जो है उसके गुणधर्म पहले के समान होंगे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है? पहले व्यवस्थित करना है परमाणु क्रमांक के अनुसार। ठीक, चलिए 29 है। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? कैसिन नाम का प्रोटीन होता है। इसी प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है, और दूध का रंग हल्का पीला रंग हो जाता है तो उसमें फिर कैरोटीन आ जाता है। 30 वेरी वेरी रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन B1। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? थायमीन बोलते हैं। चलिए 31 देखिए, ये गणित का सवाल है और इसको बस तोड़ना है, गुणनफल करना है, अपने आप बाहर आ जाएंगी संख्या। वैसे 13 31 देख के याद आ जाना चाहिए कि ये 11 का क्यूब लिखा है, 729 ये 27 का स्क्वायर लिखा है, और 512 ये 8 का क्यूब लिखा है। नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, गुणनफल कर लेना, वो आ जाएगा, बाहर आ जाएंगे सब। ये 11 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 27 आ जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा, तो यहाँ से 11 मिल गया, यहाँ से हमें क्या मिल गया? 27 मिल गया। यहाँ पे क्यूब नहीं है ना, 729 पे क्यूब नहीं है, ये घनमूल नहीं है, ये वर्गमूल है। ठीक है, ये वर्गमूल है, इसलिए 27 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। 512 से हमें 8 मिल गया, ये माइनस है, सॉरी 8 मिल गया। 27 और 11 हो गया, ये 38 से 8 गया 30। सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलिए 32 में है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 17 और 50% अधिक हैं, तो यहाँ पे 100 मान लीजिए। ठीक है, तीसरी संख्या हमने 100 मान ली, ये तीसरी संख्या है। पहली संख्या 17% ज़्यादा है, तो पहली संख्या हो गई 117, इतना क्लियर, ये पहली हो गई। दूसरी संख्या 50% ज़्यादा हो गई, तो ये 150 हो गई। ठीक, अब दो संख्याओं का अनुपात बताइए, इन दोनों में अनुपात बता दीजिए। 117/150, ये 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 9 27, 3 5 15, 39/50, डी ऑप्शन। चलिए 33, इसको सॉल्व कर लीजिए। 32 को क्या लिखेंगे? 2 के घात 5 लिखते हैं ना, तो यहाँ पे 32 को लिख लीजिए, 2 × 2 × 2, 5 बार लिख लीजिए। माइनस 18 को क्या लिखेंगे? 3 दूनी 6 और 6 3 18, तो ये हो जाएगा। डिवाइड में 50 को क्या लिखेंगे? ये 5 × 5 × 2 हो जाएगा, प्लस 8 को क्या लिखेंगे? 2 × 2 × 2 हो जाएगा। यहाँ से एक पेयर बाहर आया, 2 पेयर बाहर आया, यानी 4 बाहर आ गया, अंदर 1 2 बचा। ठीक, माइनस यहाँ से 3 का पेयर बाहर आ गया, अंदर बचा √2। नीचे देख लीजिए, यहाँ से 5 का पेयर बाहर आ गया, अंदर बचा √2, प्लस यहाँ से एक पेयर बाहर आ गया, अंदर बचा √2।
ये 4√2 हैं, ये 3√2 हैं, तो कितना बचा? 1√2 बचा। ठीक है, ये 5√2 हैं, ये 2√2 हैं, तो ये 7√2 बचा। √2 से √2 कट गया, 1/7 आंसर हो गया, बी ऑप्शन। क्लियर है? चलिए 34 कहाँ गया? इधर आ जाइए। 572 रुपये में एक कुर्सी को बेचने पर एक व्यक्ति 30% का लाभ पाता है, उस कुर्सी की लागत क्या है? अब इसकी लागत तो इससे कम ही होगी, इतनी बात हम लोगों को समझ में आ रही है, क्योंकि 572 में 30% का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा लाभ प्रतिशत बटे 100। फॉर्मूले से नहीं करना है, गोली मारो, ऑप्शन से कर लो। 30% जोड़ दो किसी में भी, 572 आना चाहिए। 400 को पहले पकड़ लो, 400 में अगर 30% का लाभ जोड़ते हैं तो 4 × 12 120 रुपये बनता है। 400 पहले था, 120 का प्रॉफिट हुआ, 520 हो गया। नहीं, काम नहीं बना, नहीं बना ना काम, 572 चाहिए, यानी 400 में 520 ही बना, तो ऑब्वियसली 400 से ज़्यादा होगी वैल्यू, तो ये तो कैंसिल हो गया, रिजेक्ट हो गया। 440 ही आंसर होगा। 440 में आप 30% का लाभ देख लीजिए कितना आ रहा है। 0 से 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। 44 × 3, 3 चौके 12 और 3 चौके 12 और 1 13, 132। 440 में 132 जोड़िए, 572 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, यानी आंसर 440 है। चलिए 35 देखिए, 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है। औसत हम लोग जानते हैं, औसत बराबर योग बटे संख्या होता है। औसत यहाँ पे 32 दे रहा है, योग हमें नहीं पता 15 व्यक्तियों का, तो हमने यहाँ पे x1 से लेके x15 तक लिख लिया। ठीक है, नंबर हमें पता है 15। अब आगे बोल रहे हैं 2 और व्यक्तियों को शामिल किए जाने पर औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। अभी जो 32 वर्ष है, 2 व्यक्तियों को जोड़ रहे हैं तो ये 3 वर्ष बढ़ जा रही है। तो पहले 32 थी, 3 और जोड़ दिया, 35 हो गई। अब यहाँ पे क्या चेंज आएगा? 15 लोग तो थे ही, 2 लोग और जुड़ गए, यानी x16 जुड़ गया, x17 जुड़ गया। अब यहाँ पे 15 की जगह 17 आ जाएगा। आप यहाँ से 15 व्यक्तियों का योग तो निकाल सकते हैं, क्रॉस गुणा कर दीजिए। 32 × 15 कितना हो जाएगा? 320 हो गया, 10 में गुणा किया और 5 में गुणा किया तो ये 160 हो गया। 0 8 480, 480 हो गया। ये 480 वैल्यू किसकी आई? 15 लोगों का योग आया है 480। अब ये 480 हम यहाँ पे रख सकते हैं, x1 से लेके x15 तक। तो यहाँ पे 35 गुणा भी कर दिया साथ में क्रॉस, 35 × 17 बराबर x1 से लेके x15 तक 480 हम लोगों ने निकाल लिया, 480 लिख दिया। प्लस यहाँ पे 16वां व्यक्ति बचा और 17वां बचा। आप इनका गुणा करेंगे तो 595 आ जाएगा, और घटा भी दीजिए साथ में, 480 घटा दिया। बराबर में क्या बचा? ये 2 लोग बचे, हमने फिर से लिख दिया उतना ही। अब इनको आप घटा दीजिए तो 115 आ जाएगा। ये 115 क्या आया? 16वां व्यक्ति और 17वां व्यक्ति, इन दोनों का योग आया 115। और एक क्वेश्चन में भी हम लोग को एक बात और बता रहे हैं, नए व्यक्तियों की आयु में 7 वर्षों का अंतर है। तो यहाँ पे अंतर लिख लीजिए, x16 - x17 बराबर हिसाब दे रहे हैं। अब यहाँ पे ये नहीं पता कि x16 बड़ा है या फिर x17 बड़ा है, उम्र किसकी बड़ी है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप सॉल्व करेंगे तो एक पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग वैल्यू आ जाएंगी, x16 निकल जाएगा, x17 निकल जाएगा, तो यहाँ पे चुंगन आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो इतना कीजिए 35 क्वेश्चन, बाकी मिलते हैं दूसरे पार्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।